आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th के एग्जाम्स देकर अब 11th क्लास में आए हैं और उन्होंने साइंस स्ट्रीम को जो है वो अडॉप्ट किया है। सबसे पहले मैं उनको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो 10th का स्टडी पैटर्न आप 11th क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बच्चे 10th क्लास में 90 या 90 से अबव परसेंटेज स्कोर करते हैं वो भी क्लास 11th में आकर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सचदेवा और आप देख रहे हैं साइंस कारी, जहां पर आपको मिलेगी साइंस की कंप्लीट जानकारी। अगर आप अभी अभी क्लास 11th में आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बहुत सारा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि क्लास 10th के बाद जब आप 11th क्लास में आते हो तो आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है सिलेबस की। ह्यूज सिलेबस, आपको बहुत बड़ा सिलेबस मिलता है एज कंपेयर टू क्लास 10th। जो दूसरी प्रॉब्लम आपको मिलती है वो है कि ऑलमोस्ट न्यू कंसेप्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंसेप्ट्स अब आएंगे वो 10th क्लास में आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स वो पढ़े होंगे। अब आपके पास जो कंसेप्ट्स आएंगे वो इससे बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिए हैं उससे। अगर हम तीसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो है लॉन्ग चैप्टर्स। क्लास 10th में आपके चैप्टर्स जो थे वो बिल्कुल लिमिटेड से थे, जिसके अंदर आप जो कंसेप्ट है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको याद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं क्लास 10th से। अगली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज का मतलब कि आप फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे यहाँ पर, और काफ़ी बड़ी डेरिवेशंस आएंगी एज कंपेयर टू 10th क्लास में जो हमने डेरिवेशंस की थी वो 4 या 5 स्टेप के आसपास थी, लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेशंस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होंगी एज कंपेयर टू क्लास 10th। अगर हम अगली प्रॉब्लम की बात करें जिससे बच्चे ऑलमोस्ट डरते ही डरते हैं, वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लास 10th तक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी न्यूमेरिकल वो आएंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड, और कम से कम 2 या 3 कंसेप्ट मिलाकर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको दिक्कत कर सकते हैं। अगर हम आखिरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि आपको मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी कितनी है। अगर आप मैथमेटिकल टूल्स वाले पोर्शन में ठीक नहीं है तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। मैथमेटिकल टूल से मेरा मतलब ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो या फिर लोगेरिथम जानते हो, और बाकी सारे जो टूल्स जो कैलकुलेशन में काम आते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डरा रहा हूं ये सारी प्रॉब्लम्स बताकर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि हमने इस 11th क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ों का सामना करना है। तो प्रॉब्लम्स के बाद अब हम बात करने वाले हैं उनके सॉल्यूशंस की, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है इतना सारा सिलेबस देखकर या फिर 11th क्लास के सब्जेक्ट्स को देखकर, क्योंकि आपके साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे अलग अलग फॉर्म में आएंगे। अब जो बायोलॉजी है उसकी अलग बुक बनेगी, जो केमिस्ट्री है उसकी भी अलग बुक बनेगी, और जो फिजिक्स है उसकी भी अलग बुक बनेगी। तो आपको इन सब चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास में पहली बार ही आए हैं और उनको भी सेम सिचुएशन ही फेस करनी है। सेकेंड जो बात है आपकी सॉल्यूशन की वो ये है कि आपको जो शुरुआती दिन है अपनी क्लास 11th के वो खराब नहीं करने हैं बिल्कुल भी। आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहना है जिससे कि आप अपना जो मोराल है वो बूस्ट कर सकें। मतलब कि आपको जो इनिशियल स्टडी है वो शुरू कर देनी है। जो भी आपकी क्लासेस में चल रहा है, अभी फिलहाल स्कूल तो खुले नहीं है लॉकडाउन के कारण, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है, चाहे वो कोचिंग है चाहे वो स्कूल है, आपको वो कम से कम रिवाइज करना है अपने घर पर बैठकर। आप शुरुआती दिन को खराब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि जो 6 मंथ्स के बाद एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी बच्चे सही से परफॉर्म नहीं कर पाते 6 महीने पढ़ाई करने के बाद। इसका मतलब यह है कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने बाद जाकर उनको होश आती है कि हमें पढ़ना कैसे है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तीसरा जो पॉइंट है आपके पास वो है कि आपको चैप्टर्स जो हैं वो क्रैम नहीं करने हैं। मतलब कि जैसे हम 10th में कई बार कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है हमें, तो हम उसको याद करने लग जाते हैं, हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं एज कंपेयर टू क्लास 10th। तो आपको उनको समझना पड़ेगा क्रैम करने की बजाय। चौथा जो सोल्यूशन है आपके पास वो ये है कि आपको स्कूल और कंपटीशन के सिलेबस को अलग अलग नहीं देखना है।
काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो कंपटीशन की अलग से प्रिपरेशन करते हैं और स्कूल एग्जाम की अलग से प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो स्कूल एग्जाम है या जो स्कूल का सिलेबस है वो कंपटीशन का ही बेस है। आपको पहले अपना बेस क्लियर करना है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके बाद आप उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, वरना आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, यानी कि आप कंपटीशन भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगला जो सोल्यूशन है आपके लिए वो ये है कि आपके पास एनसीईआरटी बुक तो होगी ही, लेकिन एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एक हेल्प बुक का भी यूज करें पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी को पतला करने के चक्कर में पब्लिशर्स ने क्या किया है कि उसकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा टफ बना दिया है समझने के लिए। तो आपको एक हेल्प बुक की या रेफरेंस बुक की जरूर पड़ेगी। आपको जो भी रेफरेंस बुक अच्छी लगे आप वो खरीद सकते हैं, जिस भी बुक की आपको लैंग्वेज समझ में आए आप वो यूज कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक हेल्प बुक आप अपने साथ रखिए जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी से अलग होंगे, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर हम बात करें अगला सोल्यूशन जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, वो है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आप उसको याद भी कर पाएं और जब आपको रिवीजन के लिए चाहिए जो चीज आप उसको रिवाइज भी कर पाएं। और एक चीज और भी करिए कि आप फॉर्मूला डायरी बनाइए। जो भी आप नया फॉर्मूला पढ़ते हैं उनको एक डायरी में लिखते जाइए। लास्ट तक आपके पास एक पूरा कलेक्शन होगा जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज पड़े होंगे। आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस चीज का क्या फॉर्मूला है या उस चीज का क्या फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली उस डायरी के अंदर जा सकते हैं, आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा एग्जाम के टाइम पे। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफी अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास 11th के एग्जाम्स के लिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप ये सब चीजें लेकर चलते हैं। तो ये तो थी आज की बात जिसके अंदर हमने क्या बताया कि हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं जो हम 10th से 11th में आने के बाद फेस करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। आपको पूरे के पूरे कोर्सेज देखने को मिलेंगे यहाँ पर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। तो प्लीज हमारे चैनल साइंसकारी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।